नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रोहित अब अनिका के साथ ये दोनों ही अब एंट्रेंस में आ चुके थे। अब यहाँ पर उनके लिए भी स्पेशल उनकी कुछ अच्छी खट्टी मीठी यादों के साथ कुछ फोटोज थी। अब ये सब करते हुए वो अंदर आते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा हॉल उनके लिए तालियों से गूंज उठता है। अब यहाँ पर उसकी भाभियाँ एक एक करके अब अनिका के गाउन की तारीफें करती हैं। तो अभी यहाँ पर मुक्ता, जो कि यहाँ पर आई हुई थी, मुक्ता भी अब अनिका से कहती हैं, बड़े अच्छे ही नसीब वाली हैं आप। अब यहाँ पर मुक्ता की बात को सुनकर अब अनिका रोहित के हाथ में अपने हाथ को फंसा कर कहती हैं कि हाँ, इस नसीब को पाने के लिए मैंने 19 साल तक तपस्या भी तो की है। ये कहते हुए ही अनिका रोहित की तरफ देखने लगती हैं। तो वहीं अब तक ये दोनों अब सभी से मिलने लगते हैं। यहाँ पर अब स्टाफ वेलकम, जैसे ही वो सभी अब यहाँ पर पार्टी एंजॉय करने के लिए बैठ जाते हैं तो वो अब यहाँ पर वेलकम ड्रिंक अब सभी को ही सर्व करने लगते हैं। यहाँ पर वो सभी अभी एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ का आज का वैलेंटाइन डे का ये दिन सच में आज बहुत ही खास था। यहाँ पर पूरे के पूरे हॉल को काफ़ी खूबसूरत तरीके से गुलाब के फूलों से सजाया गया था। गुलाब के फूलों का और यहाँ पर साथ के साथ लाइट का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था, जहाँ पर प्रीति, मुक्ता, सनी और ओमकार ये काफ़ी वक्त के बाद एक दूसरे से मिले थे। तो वहीं सभी अब एक एक ग्रुप में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, मानो यहाँ पर सबने अपने अपने कुछ पर्सनल ग्रुप बना लिए हो। गुलेरिया हाउस में यहाँ पर करण गुलेरिया अभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो अभी शारदा से कहते हैं, शारदा, बच्चे कहाँ हैं? देखो घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो सब कहीं गए हुए हैं क्या? अब करण गुलेरिया की इस बात पर शारदा कहती है, वो सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी कहीं घूमने के लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर घर पर कोई भी नहीं है। शारदा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, घूमने गए हैं लेकिन कहाँ पर? और हमसे पूछा भी नहीं। अरे अगर वो हमसे पूछते साथ चलने के लिए तो हम भी उनके साथ चलते ना। वैसे बच्चों के साथ घूमने में मजा भी आता। इधर करण गुलेरिया की इस बात पर इससे पहले कि शारदा कोई भी जवाब देती कि तभी अब उनके कानों में राजीव गुलेरिया की आवाज आती है, जो कि कह रहा था, आज तो वैलेंटाइन के दिन बच्चों के साथ में क्या कबाब में हड्डी बनना चाहता है क्या? अरे सच में मुझे लग रहा है कि तेरी एज के साथ साथ तेरा दिमाग भी बूढ़ा होता जा रहा है करण। अरे सोच, आज कौन सा दिन है? राजीव की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते, ओ तो आज वैलेंटाइन डे है। यहाँ पर अब उसकी बात को सुनकर अब करण गुलेरिया फिर से कहते हैं, अरे थैंक यू राजीव, तुमने बता दिया, मैं तो भूल ही गया था, आज तो सच में वैलेंटाइन ही है। यहाँ करण गुलेरिया अपने हाथ को अपने सिर पर मारते हुए कहते हैं, ओ गॉड, आज फिर धनंजय का काम नहीं होगा। सच में ये तो अगर आज उसका काम नहीं हुआ तो वो तो सच में मुझसे नाराज हो जाएगा। एक दिन ना वो मुझे सच में इन्हीं हरकतों की वजह से कच्चा चबा जाएगा, क्योंकि परसों भी उसका काम नहीं हुआ, कल मेरे डिजाइनर की वजह से उसका काम नहीं हो पाया और हमने सोचा था कि आज हम कॉलेज में जाकर इस काम को कर लेंगे, लेकिन फिर तो आज भी नहीं हो पाएगा। या अब करण गुलेरिया जो कि यही सोच रहे थे, तभी अब राजीव अभी करण गुलेरिया की बगल में आकर बैठ जाता है और वहां पर बैठकर अब वो टेबल से ब्लेड लेकर अब नाइफ से उसमें बटर लगाते हुए कहता है, वो शारदा से कहता है, तुम चाय बना कर लाना। ये सुनते ही अब शारदा भी कहती है, जी साहब। और वो अब करण गुलेरिया से कहती है, वैसे साहब आप भी चाय पियेंगे क्या? क्योंकि मैं राजीव सर के लिए चाय बना रही हूँ, अगर आप भी पीना चाहें तो। शारदा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ शारदा, मेरे लिए भी एक कप बना दो। वैसे आलिशा ने ब्रेकफास्ट किया है क्या, या अभी तक उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है? करण की इस बात पर शारदा कहती है, जी साहब, उन्होंने ब्रेकफास्ट बड़ी रानी के साथ ही कर लिया है।
और बड़ी रानी ने ही उन्हें मेडिसिन भी दे दी है। मेरे ख्याल से वो अब अपनी मेडिसिन को लेकर सो रही होंगी। शारदा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं अब तो उनके स्टिचेस भी खुलने ही वाले होंगे, क्योंकि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है आलिशा की हेल्थ में। इस बात पर अब शारदा कहती है हाँ साहब, वो आज ही खुल जाएंगे, क्योंकि राजलक्ष्मी मैडम उनके स्टिचेस के बारे में उन्हें कह कर गई थी कि आज उनके स्टिचेस खुल जाएंगे। इस बात पर अब राजीव गुलेरिया फिर से यहाँ पर उनकी बातों को सुनकर कहता है अगर वो ठीक हो जाएंगी तो वो यहाँ से चली जाएंगी। अब ये कहते हुए अब राजीव गुलेरिया के चेहरे पर उदासी साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये बात तो राजीव भी जानता था कि जब तक आलिशा यहाँ पर गुलेरिया हाउस में रह रही है तब तक ही वो यहाँ पर अपनी बेटी को जब उसका मन करे तब अपनी आंखों के सामने देख सकती हैं। अगर वो एक बार पेरिस चली गई तो फिर तो वो अपने राजमहल को संभालने में फिर से पहले की तरह बिजी हो जाएगी, और उसके बाद वो अपनी बेटी से हमेशा की तरह नहीं मिल पाएंगे। इधर राजीव की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं हम उसे यहाँ पर ज़्यादा देर तक तो नहीं रोक पाएंगे ना राजीव, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है बल्कि वो एक फ्रांस की रानी है। उसके ऊपर एक पूरे के पूरे देश की जिम्मेवारी है, और अगर वो यहाँ पर अपनी मर्जी से रुकना भी चाहे तो फिर वहाँ पर उसके नाम का सारा कार्यभार कौन संभालेगा, क्योंकि अब हमारी बच्ची कोई छोटी सी बच्ची नहीं, वो बहुत ही बड़ी है, वो एक देश की महारानी है। अब यहाँ पर करण गुलेरिया राजीव को समझाते हैं, क्योंकि करण गुलेरिया साफ साफ उसके चेहरे पर उदासी देख पा रहे थे। हालांकि खुद करण भी नहीं चाहते थे कि आलिशा यहाँ से जाए, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। यहाँ पर अब शारदा किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है, और यहाँ पर अब राजीव गुलेरिया कहता है वैसे तुझे और धनंजय को कहीं जाना है क्या? अब राजीव की इस बात पर करण गुलेरिया कहते हैं अरे हाँ राजीव, वो हम दोनों को आयशा के कॉलेज में जाना है, और आज का दिन तो कॉलेज में कैसा होता है ये तो तुम्हें पता ही है ना। सच बताऊं, अरे मैं तो इस वैलेंटाइन डे के बारे में भूल ही गया था। इवन मैंने तो कल ही धनंजय को कहा था कि कल तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा, लेकिन तो देखो मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, और अब जब उसे इस बात के बारे में शायद उसे भी पता नहीं होगा, जब उसे पता चलेगा तो वो बहुत ही नाराज होगा। इधर करण की इस बात पर अब राजीव कहता है तो आयशा मारवा के ही कॉलेज में जाने की बात तो नहीं कर रहा है ना। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, वो मुझे और धनंजय को वहाँ जाना था, लेकिन वहाँ तो ओ गॉड। अभी ये सुनते ही अब राजीव कहता है तुझे उस कॉलेज से जानना क्या है करण, क्योंकि अब तुम्हें उस कॉलेज में आयशा के बारे में क्या मिलेगा। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं यार राजीव, तुझे अच्छी तरह से तो पता है इस बारे में। इस बात पर अब राजीव कहता है तो मुझे 2 मिनट दे, मैं देखता हूँ अगर मैं कुछ कर पाता हूँ तो। और राजीव ये कहते हुए ही अब अपने फ़ोन से एक नंबर को डायल कर देता है। इधर कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो यहाँ पर अब राजीव कहता है हेलो अजय, राजीव बोल रहा हूँ। राजीव की इस बात को सुनकर अब वो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है हेलो राजीव, के इतने सालों बाद वैसे क्या काम था, तू ठीक तो है ना। अब यहाँ पर राजीव अब उसकी बात को सुनकर कहता है हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, वो मुझे तुमसे कुछ काम था। अब यहाँ पर अजय राजीव से कहता है हाँ बोलो ना, भला दोस्तों में भी ऐसे पूछने की बात होती है क्या। अब राजीव कहता है वैसे तू अभी कॉलेज में है या अभी कॉलेज में अभी गया ही नहीं है। इस बात पर अब राजीव को सामने से आवाज़ आती है हाँ यार वैसे आज पढ़ाई तो कुछ होनी नहीं है, खैर छोड़ो, ये बताओ कैसे याद किया। इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं एक्चुअली मुझे 30 साल पुराने कुछ रिकॉर्ड चाहिए थे। इस बात पर राजीव को सामने से आवाज़ आती है लेकिन राजीव इतना पुराना डाटा क्यों चाहिए और किसका चाहिए, पहले ये तो बता। अजय की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है वो क्या है ना कि मुझे 1992 के बैच की एक स्कॉलर स्टूडेंट थी ना मिस आयशा रायकुला,
ये सुनते ही अब राजीव को सामने से आवाज आती है, तुम आयशा मारवा की तो बात नहीं कर रहे हो ना राजीव। अजय की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है, हाँ हाँ वही आयशा मारवा की ही बात कर रहा हूँ। क्या तुम इस मामले में मेरी कोई हेल्प कर सकते हो? एक्चुअली मुझे उससे रिलेटेड कुछ डाटा चाहिए था। राजीव की इस बात पर अब सामने से आवाज आती है, देखो राजीव, वैसे तो ये इलीगल है क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा ही कॉलेज की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, वो भी हमारे डाटा में से। इस बात पर अब राजीव कहते हैं, मुझे पता है कि ये इलीगल है, इसलिए तो मैंने याद किया है क्योंकि मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि तुम मुझे मना नहीं कर पाओगे और तुम मेरे इस काम को कर भी दोगे। देखो अजय, ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, प्लीज देखो अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो। अब राजीव की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज आती है, देखो राजीव, मैं तुम्हें पूरी तरह से एक प्रॉमिस तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कोशिश करता हूँ। जैसे ही मुझे आयशा के बारे में डाटा मिलेगा मैं तुम्हें उसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगा। लेकिन हाँ लेकिन पूरी उम्मीद बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो सॉरी यार, क्योंकि देखो यहाँ कॉलेज के भी कुछ रूल और रेगुलेशन हैं। इस बात पर अब राजीव कहता है, इट्स ओके, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपना 100% दोगे। एंड थैंक यू सो मच यार कि तुम सच में मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। मुझे तुम्हारी ये हेल्प हमेशा से ही याद रहेगी। वेन एवर यू नीड माई हेल्प आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। यहाँ बात करने के बाद राजीव गुलेरिया अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब वो यहाँ पर फिर से अपने नाश्ते पर फोकस करते हैं। और वो नाश्ता करते हुए ही अब करण से कहते हैं, हमें अगर आयशा के बारे में जानना है ना, तो हमें उसके बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी करण। राजीव की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो राजीव, एक बार हमें बस आयशा का बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि आयशा का जन्म कहाँ हुआ था, और हो सकता है कि उस सर्टिफिकेट पर आयशा के रियल पापा का नाम हो और हो ना हो अगर कॉलेज में, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर एडमिशन लिया जाता है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज, तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट तो नेसेसरी रहता है, इसलिए शायद हमें कॉलेज से ही वो बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए। इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, हाँ बस हम उम्मीद कर सकते हैं। वैसे तुम्हें पता है करण कि आयशा ने अपने भाई और भाभी से रिश्ता क्यों तोड़ा था? क्या तुम्हें उसके रीजन का पता है? राजीव की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, यार मुझे कुछ ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सुना था, मेरे कानों में बस इतनी ही बात आई थी कि जब आयशा ने मारवा हाउस छोड़ा था ना और वो अपने विला में रहने के लिए चली गई थी, तो उसके भाई और भाभी को उस समय फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी। तो आयशा ने, क्योंकि आयशा तो मारवा हाउस को छोड़कर अपने विला में अलग से रहने के लिए चली गई थी, तो आयशा ने उस समय उन्हें उनकी कोई भी हेल्प करने से साफ साफ मना कर दिया था। उस समय तो मानो आयशा ने पूरी ही दुनिया के साथ जैसे अपने रिश्ते ही तोड़ दिए हों। साथ के साथ उस समय उसने अपने भाई भाभी से भी तोड़ दिए, और उसके बाद ही ये बात फैल गई थी कि आयशा मारवा का दिल पत्थर का है, क्योंकि उस समय पता नहीं आयशा के साथ क्या हुआ कि आयशा ने सभी से ही अपने रिश्ते तोड़ दिए थे। सच में उसने उस समय कितनी ही कठिनाइयों से वो रही होगी, क्योंकि आयशा के नेचर के बारे में तो हम भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उस समय वो पत्थर दिल कही जाने लगी थी। करण की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है, मतलब कि वहाँ से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर हमें वहाँ से कुछ पता चल जाता तो। इधर उसकी इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, भाई इस बारे में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ करण गुलेरिया अब अपनी ही सोच में थे कि तभी उनके फ़ोन पे अब स्वाति मल्होत्रा का फ़ोन आ रहा था। स्वाति के फ़ोन को देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अब इसे क्या हो गया है, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हो। ये सोचते हुए ही करण गुलेरिया अब अपने फ़ोन को रिसीव करते हुए हेलो कहते हैं, तो अब सामने से उन्हें स्वाति की आवाज़ आती है।
मिस्टर करण गुलेरिया, ये क्या मैनर है आपका? मुझे यहाँ पर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में बुलाकर खुद गायब हो गए हैं। इधर स्वाति ने जैसे ही ये कहा तो ये बात सुनते ही तो करण गुलेरिया अब अपना सिर खुजाते हुए कहते हैं, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ खैर छोड़ो, तुम वहाँ पर ठीक है, मैंने बुलाया है ना, तो ऐसा करो तुम वहीं पर ही रुको, मैं बस वह अभी आता हूँ। वैसे रूम नंबर 2401 या फिर 2402। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, देखो करण, ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है, ये रूम तुमने ही बुक किया है ना, तो तुम मुझसे इस रूम का नंबर क्यों पूछ रहे हो? स्वाति की इस बात पर अब करण गुलेरिया काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो काफी कंफ्यूज थे, लेकिन अब वो स्वाति से कहते हैं, हाँ मैंने ही किया था, एक काम करो, तुम उस रूम में अपना कोई फेवरेट काम करो, तब तक मैं बस अभी आता हूँ। क्योंकि करण गुलेरिया अभी स्वाति के सामने ये सब नहीं दिखाना चाहता था कि उसे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, और ना ही वो उसे ये कहना चाहता था कि उसने ये रूम बुक ही नहीं किया है, और ना ही उसने स्वाति को वहाँ पर बुलाया है। इसलिए करण ने उसे सिर्फ ऐसे ही कहा, और ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और वो फ़ोन को जैसे ही करण ने डिस्कनेक्ट किया तो यहाँ पर अब करण का ये बिहेव देखकर अब राजीव कहते हैं, क्या हुआ करण? क्या कौन सी हड़बड़ी मच गई है? अरे बता तो क्या हुआ है? अब यहाँ पर करण राजीव से कहते हैं, मैं बस भाग रहा हूँ राजीव, तू जैसे ही आयशा के बारे में कुछ भी पता तुझे चले तो प्लीज़ मुझे बता देना। देखो मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अब यहाँ राजीव अब एप्पल की एक स्लाइस काटते हुए ही कहते हैं, ओके वैसे तूने मुझे बीती रात प्रॉमिस किया था ना कि तू मेरे लिए लैब का एक अरेंजमेंट करवाएगा करण, वैसे क्या हुआ उसका? क्योंकि तुम तो अपने प्रॉमिस को हमेशा पूरा करते हो ना। देख करण, मेरे लिए ये लैब बहुत ही ज़रूरी है, और तुमने कहा था इसलिए मैं अब कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, देख राजीव, अभी तो मुझे निकलना होगा, क्योंकि अभी मेरे लिए एक बहुत ही ज़रूरी काम आ गया है। इसके बारे में मैं तुमसे आकर बात करता हूँ। बाय, सॉरी यार अभी के लिए। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब भागकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठकर सीधा ही होटल पैराडाइज के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि करण गुलेरिया को अच्छी तरह से पता था कि अगर वो समय से नहीं पहुंचे तो स्वाति फिर उसका क्या हाल करने वाली थी। वो स्वाति के नेचर के बारे में अच्छी तरह से जानता था। भले ही इतने सालों तक स्वाति उसके साथ नहीं थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसका नेचर आज भी बिल्कुल नहीं बदला है। इसलिए रास्ते में उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो फिर किसने किया? कौन हो सकता है जिसने मेरे बिहाफ पर मेरे लिए रूम बुक किया है, और वहाँ पर उसने स्वाति को आने के लिए भी कहा है। लेकिन जिस किसी ने भी ये कहा है, अरे एटलीस्ट उसे मुझे तो बताना ही चाहिए था ना। सच में ये पता नहीं कौन है। किसी दिन मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे ऐसे ही मरवा भी देगा, क्योंकि स्वाति के गुस्से से तो मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। यहाँ करण गुलेरिया अभी भी कुछ सोच ही रहे थे कि तभी अब उनके फ़ोन पर रिंग बजने लगती हैं। अब जैसे ही वो अब अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखते हैं तो वहाँ पर धनंजय पीरामल का नंबर शो हो रहा था। यहाँ करण गुलेरिया अब धनंजय के नाम को देखकर अब वो उस फ़ोन को रिसीव करते हैं, और अब वो अपने फ़ोन को स्पीकर पर ही रख देते हैं, क्योंकि करण गुलेरिया यहाँ पर ड्राइव कर रहे थे। और अब वो यहाँ पर फ़ोन के स्पीकर पर ही हेलो कहते हैं, तो अब सामने से उन्हें धनंजय की आवाज़ आती है, पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ यार, वो तुझे ना बताने के लिए। अब यहाँ पर इसलिए बाद में मुझे कुछ भी मत सुनाना, क्योंकि देख मैंने तुझे पहले ही सॉरी बोल दिया है। वो क्या है ना कि मैंने तेरे और स्वाति के लिए अपने होटल में एक रूम बुक किया है, और वो भी तेरे नाम से। और देख करण, तेरे पास समय नहीं है, जल्द से जल्द तू वहाँ पर पहुँच। स्वाति वहाँ पर पहुँचने ही वाली होगी, तू भी भाग बस, क्योंकि ये बात तो तू भी अच्छी तरह से जानता है। अगर तू वहाँ पर समय पर नहीं पहुँचा तो फिर तेरे साथ आज क्या होने वाला है। इधर धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, वाह दोस्त तो ऐसे। वैसे धनंजय, तुझे नहीं लगता कि तूने मुझे सच में बड़ी जल्दी ही बता दिया है?
हाँ, इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए मैं सच में उम्र भर आपका आभारी रहूँगा। अब यहाँ पर करण की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, देख देख तू अभी अपना ड्रामा बंद कर। अरे तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए और तू है कि मुझे ही सुना रहा है। तू आज सिर्फ स्वाति के साथ एंजॉय कर। और वैसे तो तुझे मेरे साथ कॉलेज में भी चलना था, लेकिन तू जितना मेरा नाकारा दोस्त है उतना मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तेरे बारे में इतना सोचता हूँ। इसलिए मैंने देख अपना काम आज ना करा कर मैंने तेरे लिए तेरा आज का दिन स्वाति के साथ स्पेंड हो, इसलिए मैंने तेरे लिए कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है और तू फिर भी मुझे ही सुना रहा है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अबे यार अब ये क्या हमारी उम्र है? हाँ, क्या करता रहता है? सोच, अगर बच्चों को इसके बारे में पता चलेगा तो बच्चे भी हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि जो जिस उम्र में उन सबको ये सब करना चाहिए उस उम्र में हम बुड्ढों को सच में शर्म नहीं आ रही। अरे ये सब करने की उम्र है क्या हमारी? करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, करण जब हमारी उम्र थी तो क्या तब सेलिब्रेट किया था हमने? नहीं ना, क्योंकि जब हमारी ये सब करने की उम्र थी तब हमारे पार्टनर तो हमारे साथ नहीं थे ना। तो बस जिंदगी में अब जितने भी लम्हे हमारे लिए बचे हैं ना यार, तो इसे जी लेते हैं, क्योंकि अब जब जवानी में हम इन लम्हों को नहीं जी पाए तो अब चाहे बुढ़ापे में ही क्यों ना करें। और वैसे भी अभी हम इतने बुढ़े भी नहीं हुए हैं। देख स्वाति तेरे साथ है तो तू तो एंजॉय कर, क्योंकि देख यार मेरे लिए तो यहाँ पर आयशा है भी नहीं तो शायद मैं भी इंजॉय कर सकता। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, देख देख उदास मत हो धनंजय, बहुत जल्द आयशा भी तेरे साथ ही होगी। यार ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, उसका तो नाम मत ले यार, पता नहीं इस दुनिया की कौन सी गुफा में जाकर अब वो तपस्या कर रही है। उसका तो ना तो फोन मिल रहा है ना उसका कुछ अता पता है। आखिर वो अब इस दुनिया में भी है या वो सच में किसी तपस्या में लीन हो चुकी है। यार करण, कहीं वो सन्यासन बनने तो नहीं चली गई है ना कहीं पहाड़ों पर? क्योंकि अगर वो वैसे कहीं पर भी होती तो उसका कुछ तो अता पता चलता। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तो अब कुछ भी मत सोच यार, ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो। आयशा बहुत जल्द ही आएगी, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि आयशा ने अपनी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें बहुत ही देखी हैं, लेकिन अब जब उसे अपने परिवार से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने का समय आया तो ये बात मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि आयशा ऐसे संन्यास नहीं ले सकती। वो उसे भी अपने फैमिली अपने बच्चों के साथ तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आ जाए तो बहुत अच्छा है, वरना शायद मुझे भी सन्यासी ही बनकर उसके पीछे जाना होगा। क्योंकि अब अगर आयशा सन्यासन बन गई तो फिर तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, मुझे भी फिर सन्यासी बनना ही होगा। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, तू अभी फोन रख और आज के दिन कैसी कैसी बातें कर रहा है धनंजय तू? हाँ देख अभी क्योंकि तुमने मुझे एकदम से मुझे ये जो हार्ट अटैक दिया है ना, मैं तुझे बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है, ये बात तो तू भी जानता है। सच में तू कुछ अच्छा तो करता है लेकिन उसके साथ मुझे एक शौक भी दे देता है, इसलिए मैं बाद में तुझसे बात करता हूँ। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब वो कहते हैं, अब बस आयशा आ जाए, इससे पहले कि सच में मेरा दोस्त सन्यासी बन जाए। क्योंकि अब वो यहाँ पर धनंजय के लिए दुआएं करता है, क्योंकि जिस तरह से धनंजय करण और स्वाति के लिए इतना सब कुछ कर रहा था, उसे देखते हुए अब करण को भी यही लगता है कि भगवान बस इन दोनों की जोड़ी भी बना दे। यहाँ करण गुलेरिया भी अपनी गाड़ी को होटल पैराडाइज के लिए ले लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इधर मारवा हाउस में अपने ही रूम की बालकनी में खड़े धनंजय पीरामल अभी अपने ही ख्यालों में थे, क्योंकि वो यहाँ पर आज के दिन आयशा को बहुत ही मिस कर रहे थे और इसीलिए ही उसने इस समय करण के बारे में सोचा। क्योंकि धनंजय ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि भले ही अगर आयशा यहाँ पर होती तो शायद धनंजय भी अपना वैलेंटाइन डे मना पाते, क्योंकि इतने सालों से वो
उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया था। लेकिन हाँ, क्योंकि स्वाति तो अब यहाँ पर करण के साथ थी, इसलिए वो अपने दोस्त करण के साथ तो ये सब कर ही सकते थे। अब तो वो यही पर सोच रहे थे, तभी अब उन्हें एहसास होता है कि किसी ने उनके कंधे पर अपना हाथ रखा है। अब यहाँ पर धनंजय को जैसे ही ये आभास होता है तो वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने एक लाल साड़ी में यहाँ पर खुद आयशा मारवा खड़ी थी। धनंजय पीरामल अब आयशा को नीचे से ऊपर की तरफ देखने लगते हैं और अब वो अचानक से कहते हैं, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? वैसे तुम सच में आयशा यहाँ पर हो या फिर ये मेरा ख्वाब है? क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में तो कुछ अता पता भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब मुझे खुली आंखों से भी सपने आने लगे हैं कि मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हारा आभास खुली आंखों से भी दिखाई दे रहा है। धनंजय की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा अब अपने हाथों की एक उंगली को धनंजय पीरामल के होठ पर रख देती है।